गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माई क्लासेस। आई एम डॉक्टर सुख यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के विषय में। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या है कुछ खास इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर्स विद इन अ सेल दैट इज कंसर्न विद द एनर्जी इज। हमारे शरीर के अंदर जो सेल होते हैं उसमें उपस्थित कौन सा सेल ऑर्गेनली ऐसा होता है जो एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है, जो एनर्जी से रिलेटेड होता है। पहला ऑप्शन है द साइटोप्लाज्म, दूसरा है द सेल मेम्ब्रेन, तीसरा है द न्यूक्लियस और चौथा है द माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनली है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली होता है, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ कंसर्न विद द एनर्जी प्रोडक्शन। अर्थात जो एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसीलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, सेल का पावर हाउस कहते हैं, अर्थात विद्युत गृह के नाम से जानते हैं। तो एनर्जी का प्रोडक्शन अर्थात सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और ये हमको एनर्जी लिबरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी की, है ना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में हमको एनर्जी देता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द केमिकल्स इज नॉट अ फूड न्यूट्रिएंट्स। दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा केमिकल्स है जो फूड न्यूट्रिएंट्स नहीं है, अर्थात एक पोषक तत्व के रूप में नहीं जाना जाता है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा है एंजाइम, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट्स, तो चौथा है विटामिन। तो आप बच्चों ये इंश्योर कर लीजिए कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन ये हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमको रोज़ दैनिक भोजन में हमको चाहिए होता है ना। हम लोग प्रोटीन लेते हैं जो हमारा बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में अगर हम देखें तो वो हमको एनर्जी प्रोड्यूसिंग करता है, अर्थात एनर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस है। विटामिन्स भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है जो हमारे सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। जो हमारे मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज़ होती है वो किसके द्वारा मेंटेन होती है, विटामिन्स के द्वारा। तो केवल और केवल इसमें सही जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, एंजाइम। एंजाइम हमारा न्यूट्रिएंट्स नहीं है, बल्कि ये जो होता है बच्चों ये हमारे मेटाबॉलिक अर्थात हमारे जो अंदर का केमिकल रिएक्शन है उसको क्या करता है, फास्ट करने का काम करता है, उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। तो एंजाइम्स जो होता है ये न्यूट्रिएंट्स की श्रेणी में नहीं आता है, ये पोषक तत्वों के रूप में नहीं आता है। शेष प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन ये तीनों क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर भी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डाइजेशन दैट इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन विथ वाटर इज। तो हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होता है जिसमें फूड का डाइजेशन होता है, तो इसमें ये कहा गया है कि जो फूड सब्सटेंसेस जो हमारे कंसिस्टेंसी होते हैं, जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं, जो चीज़ हम खाते हैं, वाटर के साथ जब वो ब्रेक डाउन हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। पहला है हाइड्रोलिसिस, दूसरा है हाइड्रेशन, तीसरा है ऑक्सीडेशन, चौथा है रेगुलेशन। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बच्चों हाइड्रोलिसिस। तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे जो हमारा जीआईटी होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और वो एंजाइम जो हमारे फूड स्टफ्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स या लिपिड्स, इन सब को क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है। और हाइड्रोलाइज करने के बाद इसको इंड प्रोडक्ट में तोड़ देता है ना, अर्थात जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो हमारे इंटेस्टाइन में जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है उस रूप में तोड़ देता है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को जब हाइड्रोलाइज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर, वाटर के साथ जब वो हाइड्रोलाइज हो जाता है तब वो क्या होता है, पच जाता है, उसी को हम डाइजेशन कहते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, हाइड्रोलिसिस, है ना। तो पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द टीथ एट द फ्रंट ऑफ द माउथ विच आर यूज्ड फॉर चॉपिंग आर कॉल्ड। हमारे माउथ में जो टीथ होते हैं वो कौन सा टीथ ऐसा है जो चॉपिंग के लिए होता है, जो काटने के लिए होता है ना। तो हमारे माउथ में जो फ्रंट साइड में एकदम सामने से जो दांत दिखते हैं वो कौन से दांत हैं जो चॉपिंग के लिए क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं। पहला इंसाइजर, दूसरा है कैनाइन, तीसरा है प्रीमोलर, चौथा है मोलर। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा इंसाइजर। जो आगे का जो कृदंत दांत होते हैं जिसको हम इंसाइजर कहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 ना, ये आगे के जो दांत होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंसाइजर। और ये इंसाइजर जो है किसी चीज़ को काटने के लिए होते हैं, किसके लिए होते हैं, काटने के लिए, इसको हम चॉपिंग कहते हैं। तो इंसाइजर टीथ इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन प्रोटीन्स आर कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन द एंड प्रोडक्ट आर।
अर्थात जब प्रोटीन पूर्ण रूप से ब्रोक हो जाता है, मतलब टूट जाता है, अच्छा ब्रोकन डाउन हो जाता है, तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है। तो आप इसको इंश्योर कर लीजिए कि प्रोटीन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, अमाइनो एसिड। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रोटीन ब्रेक डाउन होकर क्या बनाता है, अमाइनो एसिड, और ये अमाइनो एसिड हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होता है। तो एंड प्रोडक्ट अमीनो एसिड का, सॉरी प्रोटीन का क्या होता है, अमाइनो एसिड। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही होता है। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट वेयर चर्निंग ऑफ द फूड अकर्स एंड वेयर द एसिड गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड इज। हमारे एलिमेंट्री कैनाल का वो कौन सा भाग है जहाँ चर्निंग होता है भोजन का, और साथ ही साथ वहाँ से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, सिक्रेट होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है द स्टमक, दूसरा है द इलियम, तीसरा है द कोलन, चौथा है द ड्यूडिनम। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन कहाँ से होता है, हमारे स्टमक से होता है, और स्टमक में ही फूड का चर्निंग होता है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट है, ये स्टमक का पार्ट है, यहीं पर क्या होता है, यहीं चर्निंग मोमेंट होता है, और साथ ही साथ यहाँ से गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस आर सिक्रेटेड इनटू। बाइल और पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन कहाँ होता है, पहला है द माउथ, दूसरा है द स्टमक, तीसरा है द ड्यूडिनम, और चौथा है द कोलन। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ड्यूडिनम। अर्थात ड्यूडिनम जो होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग होता है, और यहीं पर स्फिंक्टर ऑफ ओडी होते हैं, जहाँ पर हमारा पैंक्रियाटिक डक्ट भी आकर मिलता है, साथ ही साथ हमारे हिपैटिक डक्ट भी आकर यहीं मिलते हैं। तो ये वो स्थान है, ये आपको देख लीजिए फिगर के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा, यही स्थान है। ये देखिए, इसको स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं। यहाँ देखिए, ये हमारे गॉल ब्लैडर का भी सिस्टिक डक्ट आके खुल रहा है, यहाँ से हिपैटिक डक्ट भी आके खुल रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पैंक्रियास का पैंक्रियाटिक डक्ट भी आके, तो ये स्थान है, इसको हम स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं। यहीं आकर सब खुलते हैं, तो इस पूरे भाग को हम ड्यूडिनम कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये ड्यूडिनम है, ये पूरा भाग क्या कहलाता है, ड्यूडिनम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये भाग जो पहला भाग होता है जिसको ड्यूडिनम कहते हैं, यहीं पर हमारा बाइल और साथ ही साथ हमारा बाइल और पैंक्रियाटिक जूस ना, अर्थात बाइल साथ ही साथ पैंक्रियाटिक जूस दोनों आकर कहाँ खुलते हैं, ड्यूडिनम में खुलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और ये इसमें ड्यूडिनम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का पहला भाग होता है। ठीक, यहीं आकर मिलते हैं सब। वाटर रीअब्जॉर्प्शन इज द मेन फंक्शन ऑफ। वाटर रिअब्जॉर्प्शन, जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये किसका मेन फंक्शन होता है, पहला है द लीवर, दूसरा है द पैंक्रियास, तीसरा है द एसोफेगस, चौथा है द कोलन। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। कोलन जो होता है वो क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का भाग होता है ना, सीकम, रेक्टम एंड कोलन। तो कोलन लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट भाग होता है, और यहीं पर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो वाटर का होता है रीअब्जॉर्प्शन होता है, जिसकी वजह से हमारे जो स्टूल होते हैं, जो मल होता है, वो नम बना रहता है, मुलायम बना रहता है ना। तो कोलन क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रीअब्जॉर्ब करने का काम करता है ना। हमारे आसपास के जगह में जो पानी होता है उसको कौन रीअब्जॉर्ब कर लेता है, कोलन। ठीक, तो कोलन ज़्यादा से ज़्यादा पानी का रीअब्जॉर्प्शन करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा, डी सही होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये कोलन, तो कोलन वाला भाग जो होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मोमेंट ऑफ द फूड अलॉन्ग द एलिमेंट्री ट्रैक इज कॉल्ड। हमारे एलिमेंट्री ट्रैक में जो भोजन खिसकता है, जो मूवमेंट करता है ना, जब हम भोजन करते हैं या भोजन को निगलते हैं, तो वो भोजन क्या है, धीरे धीरे डिसेंड करता चला जाता है हमारे इंटेस्टाइन में, अर्थात हमारे जीआईटी में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में। तो वो क्या कहलाता है, पहला है सिक्रेशन, दूसरा है पेरिस्टाल्सिस मोमेंट, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, और चौथा हाइड्रोलिसिस। तो इसमें सही ऑप्शन होगा पेरिस्टाल्सिस मोमेंट, है ना। अर्थात जिस मोमेंट के द्वारा हमारे जितने भी जो जीआईटी होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, आहार नाल होता है, इसमें छोटे छोटे विलाई होते हैं, और ये भोजन को नीचे धकेलने का काम करते हैं। तो यहाँ जो मोमेंट कहलाता है उसको हम पेरिस्टाल्टिक मोमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट या कर्मानुकंचन गति कहते हैं। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द सरफेस एरिया ऑफ द इलियम इज इंक्रीज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। इलियम जो होता है बच्चों, वो इलियम का सरफेस एरिया ज़्यादा बड़ा होता है। अब वो किसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ता है, पहला है विलाई, दूसरा है एंजाइम, तीसरा है ब्लड कैपिलरीज, और चौथा है केमिकल्स। तो ये विलाई क्या होता है बच्चों, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलता है, अंगुलियों जैसा एक ओवर ग्रोथ दिखाई देता है, उभार दिखाई देता है, जिसको हम विलाई कहते हैं। और जैसा कि इस फिगर में आप देखिए ये विलाई है, और ये विलाई क्या करता है, जब इसको आप सीधा कर देंगे
तो ये पूरा फैल जाता है, बड़ा सरफेस एरिया बना लेता है। और ये सरफेस एरिया इसलिए ज़्यादा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा भोजन का यहाँ पाचन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको भोजन को पचा सकें। इसके लिए नेचर ने इलियम के अंदर एक अंगुलियों जैसा प्रोजेक्शन दिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिया, जिसको हम विलाई कहते हैं। और ये विलाई सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है ना। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विलाई क्या करता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करता है। इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने टोटल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम इसी प्रकार से 10 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे। उम्मीद है बच्चों ये वीडियो सेगमेंट्स आपको अच्छा लगा होगा। अगर बच्चों ये वीडियो सेगमेंट्स आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।